बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के सबसे बड़े इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस टूट फूट का शिकार हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी बड़ी जमात ANP ने इससे अलहदगी अख्तियार कर ली है, जिसके बाद तजिया निगारों का कहना है कि अब पाकिस्तान जमहूरी इदारे गैर मुस्तहकम होते चले जाएंगे, क्योंकि जब तक हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत नहीं है तो हिज़्ब इक़्तिदार से वो रिजल्ट मतवक्का नहीं हो सकते जो हिज़्ब इख्तिलाफ के मजबूत होने पर लिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब रूस के वजीर खारजा ने 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। अब देखना यह है कि उनके दौरे के क्या नताइज निकलते हैं। तो इस सिलसिले में हमने अपने पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में के प्रोग्राम बातचीत में अमेरिका से सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं जनाब मोहम्मद अली खालिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में, और दूसरे कनाडा से सीनियर तजिया निगार हैं जनाब फैसल इलियास सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तरीन सहाफ़ी व लिखारी हैं जनाब ख्वाजा जावेद अहमद साहब। मैं सबसे पहले मोहम्मद अली खालिद साहब से की तरफ आऊँगा। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद टूट फूट का शिकार हो गया है, क्या इससे जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा? मोहम्मद अली खालिद साहब फरमाइएगा। लाजमी तौर पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। जब ये जमहूरी इदारे गैर मुस्तहकम होंगे, लाजमी तौर पर भाई हुआ ये है कि जब ये PDM कायम हुआ तो लोग तवक्का कर रहे थे कि अब जमहूरियत बहाल होगी और हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से इसका दबाव हुआ है उससे अंदाजा ज्यादा अरसे तक नहीं कह सकेगा। अब आप क्या समझ रहे हैं आगे क्या है ना सर? ANP तो अलग होगी ना, ANP भी अलग हो गई ना सर PDM से। हाँ, अब पीपल्स पार्टी का बाकी है, पीपल्स पार्टी का फैसला करती है, उस पर इंतजार होगा सबके बाद हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी तो तकरीबन अब पहले ही अलग हो चुकी ना। पीपल्स पार्टी अलग होकर ही अलग हुई है, तो फिर ANP ने जो है अपनी अलहदगी का ऐलान किया है ना सर। हाँ, पीपल्स पार्टी का स्टेक जो है ना वो सिंध में है, लाजमी तौर पर सिंध में उसकी हुकूमत है, तो वो नहीं चाहेगी कि हुकूमत से लड़े, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहती वो। लेकिन ऐसा तो नहीं है अभी जो आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केसेस सामने आए, जो मुकदमात खुले हैं और जिसके प्रूफ मिल गए नैब को और हुकूमत को, ऐसा तो नहीं है कोई डील हो गई है पीपल्स पार्टी की और ANP की एस्टेब्लिशमेंट से? लाजमी हुआ होगा। वो ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें सब बातें वाज़ेह हो गई हैं। उसमें जो उन पर माजी के जो मुकदमात थे वो काफी हद तक खत्म हो गए थे, लेकिन ब्रॉडशीट कमीशन के बाद, कमीशन का जो रिपोर्ट आई है उसके बाद वो तमाम मुकदमात खुलने जा रहे हैं। वो भी है जी। दूसरी बात ये है कि वो जो उसकी वाजिद शफी से किताब आई है ना भुट्टो खानदान यादों में, उसमें बड़े इंकशाफात किए गए। वाजिद शमसुल हसन साहब ने की है किताब, हाँ उसने की है। उन्होंने लिखा है कि जब वो बरतानवी में हाई कमिश्नर थे तो उन्होंने स्काई टेलीविजन पर बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बारे में, तो जब वो उन्होंने बातचीत की कि ये रिपोर्ट गलत है स्कॉटलैंड यार्ड की, तो उसके बाद जो है उसका टेलीफोन आया इसका वजीर दाखिला तो रहमान मलिक, और कहा ये आप क्यों कर रहे हैं खिताब क्यों कर रहे हैं, तकरीर ना करें, आप इस मौजूद में वो बात न करें। तो उसके बाद आसिफ जरदारी का टेलीफोन आया। तो वो सारे मामला हैं जिसकी बुनियाद पर अब जो है ये परेशान है। अब इनकी परेशानी में इजाफा होगा। ये अमर जलील पहला कालमिस्ट था जिसने लिखा था कि बेनजीर भुट्टो की जो आखिरी वो विल है वो जाली और फर्जी है, और उसकी अंग्रेजी ग्रामर भी गलत है। आप क्या समझ रहे हैं, कोई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? नहीं,
अभी तो सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, गिरफ्तारी बस दबाव बढ़ाएंगे, एक दूसरे से दबाव बढ़ाएंगे। तो क्या क्या समझ रहे हैं, उसी दबाव के तहत तो ये पीडीएम का खात्मा नहीं हुआ है? अलियदगी अख्तियार की है जरदारी साहब ने, एएनपी ने, लाजमी तौर पर कोई मामला तय हो गए एस्टेब्लिशमेंट से? हाँ, लाजमी तौर पर। वो हारून हारून रशीद है, एक कॉलम निगार बड़ा मशहूर। जी जी। उसने कहा कि पिछले मतलब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो पीर पगाड़ों को जो है उसने जरदारी ने 5,000 अरब रुपए की पेश की। लेकिन मोहम्मद अली खालिद साहब, 2018 के इंतखाबात में ये बातें तो आम हैं कि ये पेशकश की थी पीर साहब पगाड़ा साहब को, लेकिन इस हवाले से ये खबरें भी आम हैं कि फारूक सत्तार साहब को भी एक बहुत बड़ी ऑफर की गई थी। उन्होंने भी 2018 के इंतखाबात से कबल ये स्टेटमेंट जारी किया था कि आइंदा इंतखाबात में सिंध का वजीर आला कोई उर्दू बोलने वाला होगा, जिसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया सिंध में, और तमाम सिंधियों को जो है वो सिंधी जबान बोलने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। जो उनके मुखालफिन कैंडिडेट थे उनको पीपल्स पार्टी ज्वाइन कराई गई, उनको टिकट दिए गए, उनको ये खौफ में मुब्तला किया गया कि अब अगर कोई सिंध में सिंधी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो सिंधी अकलियत में तब्दील हो जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा तो होता रहा है। जी सर, जी फरमाइएगा। अच्छा, मैं ये तो जी 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 फरमाइएगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो रही है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो सिंधी कार्ड को इस्तेमाल करके जो है हुक्मरानी करते रहे। लेकिन ये तो कौमी जमात है, कौमी जमात है ना मोहम्मद अली खालिद साहब। कौमी है का अब सिमट के जो है ये सिंध तक महसूस हो गई है। तो इसका मतलब अब ये आगे कोई बढ़ने का चांस नहीं है, कोई कौमी सतह पर इनका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ये चाहते ही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब के अंदर वो अपना किरदार अदा करे, इसीलिए चौधरी परवेज राय का कार्ड इस्तेमाल कर रही है वो। अच्छा, हाँ फैसल, आप फरमाइएगा फैसल कि अब क्या हालात नजर आ रहे हैं आपके सामने? जो गुफ्तगू हुई मोहम्मद अली खालिद साहब से, पीडीएम का तकरीबन खात्मा हो चुका और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी। कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके बैक टू डोर डिप्लोमेसी चल रही थी जिसमें वो पीडीएम का खात्मा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। जी फरमाइएगा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि जी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा पीडीएम की वजह से, तो अब्बासी साहब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी जमहूरियत की आप बात करते हैं, किस जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। जो भी ये बात कर रहे हैं, पहले तो देखिए ना पीडीएम का जो पूरा अलायंस था, हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत नहीं है, जब तक हिज़्ब इख्तिलाफ मजबूत नहीं है तो आप हिज़्ब इक़्तिदार को लगाम नहीं डाल सकते ना। देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ की आप उसको एनालाइज तो कीजिए ना। पीडीएम का जो इत्तेहाद था, सबसे पहले तो अगर आप उस इत्तेहाद को ही देख लीजिए तो एक अननेचुरल अलायंस था जिसमें सिर्फ अपने मफादात की खातिर कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, और अगर देखा जाए तो सबका बेसिकली सिर्फ एक ही उसका मेन मोटिव यही था कि किसी तरीके से अपने केसेस से बचा जा सके। पंजाब में अगर आप नून लीग की बात करें तो नून लीग का सबसे बड़ा नारा ये था कि जी वोट को इज्जत दो। ठीक है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जब आप वोट को इज्जत की बात कर रहे हैं तो जब आपको वोट देके या आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ जब आपको लाया जाता है और आप जो चीजें करते हैं, तब आप वोट को इज्जत क्यों नहीं दी उस वक्त आपने? आप उस वक्त चोरी चकारी में और डकैती में क्यों इन्वॉल्व रहे? जो आपने मुल्क का तमाम पैसा लूटा और सारा कुछ काम किया, तो वो उस वक्त वोट की इज्जत कहाँ चली जाती है? क्योंकि उस वक्त अगर पाकिस्तान का जो सारी दुनिया में नाम अगर जा रहा है तो वो एज अ करप्ट कंट्री जा रहा है। उन वोटर्स की इज्जत क्यों नहीं करते जो वोटर्स आपको कामयाब करके आगे लेकर आते हैं? सेम अगर आप पीपल्स पार्टी से पूछ लीजिए तो पीपल्स पार्टी के पास सिवाय आप बताइए कि 40 साल 50 साल की सियासत हो गई उनकी, 50 साल की सियासत में सिवाय भुट्टो के नाम के अलावा उनके पास
क्या चीज है जो कारकर्दगी में, या क्या चीज वो डिलीवर कर सके। आप भुट्टो साहब से ही स्टार्ट कर लें तो आपको नजर आएगा कि जमहूरियत कहीं पे, किसी जगह पे जमहूरियत इन पार्टीज में कहीं नहीं। तो हम किन जमहूरियत की बात करेंगे? सिर्फ ये कि हम कागज पे तो बात कर सकते हैं कि जी हस्बे इख्तलाफ वहां मौजूद है, लेकिन हस्बे इख्तलाफ का किरदार क्या रहा? हस्बे इख्तलाफ का किरदार अगर आप ये देखिए कि असेंबलीज में जितने भी बिल्स आते हैं, जितनी भी जो कानून साजी की बात हो रही है, उन कानून साजी में वो वहां पर मौजूद नहीं है। उन कानून साजी के जितने बिल टेबल हो रहे हैं, उन बिल्स के उस पर उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पे किसी तरह का कोई जमहूरी बहस में शामिल नहीं है। तो ये चीज, इन चीजों से सिर्फ अवाम को या लोगों को, या जो उन लोगों को जो समझ ना समझ है, उनको बाहर लाने की कोशिश तो की जा सकती है। और यही वजह है कि पीडीएम फेल हुई। आप पीडीएम के अगर फेलियर्स का जायजा लें तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा उनका सही नहीं था, उसकी वजह से वो अवाम को बाहर निकालने में और अपने तमाम जो पॉइंट्स हैं उसमें नाकाम रहे। अगर उनका एजेंडा सही होता या वो किसी भी पॉजिटिव चीज में आगे आते तो उनके साथ लोग भी निकलते। और इतनी महंगाई और इतनी सब उसके बावजूद लोग इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रहे, उसकी कोई ना कोई रीजन है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन सारी पार्टीज को पहले तो अपने गरिबानों में झांकना होगा, और अपने गरिबानों में झांकने के बाद ये देखना होगा कि हम जमहूरियत के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब कम्युनिकेशन का वो दौर है, वो पुराना दौर नहीं रहा कि बहुत सारी आप केबल न्यूज चलाते हैं और लोगों को पता ना चले। आज वो दौर है कि लोग जो है उनमें शऊर आता जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है। और सिर्फ नारों से जो है या सिर्फ बातों से मेरा नहीं ख्याल के आगे तक जा सकते हैं। कोई ना कोई जगह ऐसी है जहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई जमहूरियत को नुकसान है, ये इन लोगों का अपना बहुत बड़ा नुकसान है और इसको होना ही था। देखें, ये दीवार पे लिखा हुआ जो रिटन ऑन द वॉल की बात होती है वो है कि इस पीडीएम के तहत को टूटना ही था। तो अब ऐसी सूरत हाल में फैसल क्या समझ रहे हैं? क्या मरियम भी मुल्क से चली जाएंगी? उनको परमिशन मिल जाएगी जाने की? क्योंकि मरियम की अपनी पूरी कोशिश तो यही है कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएं। और इस खानदान का अगर आप देखें, लेकिन वो उसको डिनाई कर रही है, कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। देखिए, वो तो हमारा अलमिया यही है कि बैकडोर पे ये सारे के सारे जितने भी हैं, सिर्फ मरियम ही नहीं बाकी सब भी, वो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनके मामला हल हो जाएं, और फ्रंट पे कुछ और बात करते हैं, अवाम में कुछ और करती हैं। तो मरियम जो है, उनका भी कोशिश यही है पूरी कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएं, अपने वाले साहब के पास चले जाएं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो किस तरीके की मीडिया कैंपेन चली, किस तरीके से उनको बीमार दिखाया गया और किस तरीके से वो मुल्क से बाहर निकले। और उसके बाद आप देखिए कि आज तक कितने महीने उनको हो गए वहां पर, और उनका आज तक किसी हॉस्पिटल में टेस्ट तक के लिए नहीं गए, और बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। 2-2 घंटे की न्यूज कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं वहां से, और तमाम चीजें। तो ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं और ये हमारा एक अलमिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं वो लोगों में कुछ शऊर होगा और ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी लोगों को। बहुत शुक्रिया। मैं ख्वाजा जावेद साहब की जानिब आऊंगा। ख्वाजा साहब, आप फरमाइएगा कि पीडीएम का इख्तिताम हुआ, आप क्या समझते हैं? या पीडीएम कायम रहेगा या दोबारा ये किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकेंगे जो पीडीएम को खैरबाद कह चुके हैं? लेकिन जनाब, मैं फैसल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान में जो तहरीकें चली हैं वो बरसों तक चलती रही, कोई महीनों में चल के इख्तिताम तक नहीं पहुंची। एक आध तहरीक ऐसी थी, वो भी स्पॉन्सर्ड या प्लांटेड लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ का, बेनजीर का। आपको याद होगा कि रास्ते में से ही उनको पैगाम आर्मी चीफ ने फोन किया। 92 तो जो आज जी वो 93 में जब भाई काकर ने हेलीकॉप्टर भेज के बेनजीर को बुलवाया था इस्लामाबाद, याद होगा आपको जी। तो वो उन्होंने इलेक्शन पर बात करके और नवाज शरीफ और गुलाम शाह खान को मीडिएशन करके फारिग किया और इलेक्शन हो गए, और फिर बेनजीर 3 साल के लिए आ गए। इसी तरह आपको याद होगा कि 1962 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था,
सोहरावर्दी साहब और इस पाकिस्तान के अच्छे लीडर थे, यहाँ के नसरुल्लाह खान भी थे और कई लोग थे उसमें, नूरुल अमीन थे, चौधरी मोहम्मद अली थे। इन्होंने फिर एनडीएफ बनाया और वो 62 से चला है, तो आप समझ लें 69 तक ये तहरीक चलती रही डैक के नाम पे, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी। पीडीएम आपको याद होगा, पीडीएम नसरुल्लाह खान ने बनाई थी, तो पीडीएम ने फिर 1969 में वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। और फिर उसमें आप देखें कि आर्मी का रोल क्या था एस्टेब्लिशमेंट का। एक तरफ अय्यूब खान की कोशिश थी कि सिविलियन सुप्रीमेसी के तहत इलेक्शन करा के और मैं फारिग हो जाऊं, इसलिए वो कह चुके थे कि मैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन जो आर्मी की उस वक्त की क़यादत थी, आपको याद होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि वहां हमारे जो आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल याहिया खान, वो बैकडोर चैनल से AR खान के जरिए, डिफेंस मिनिस्टर AR खान, एडमिरल AR खान के जरिए उनको मुजीबुर रहमान पर जोर डाल रहे थे कि आप इस पेरोल पे ना आए, आप अपनी रिलीज फ्रीडम लेकर आए, आजाद होकर आए, आजाद शरीक जैसे शरीक हों तो हम आपके साथ हैं। अब आप देखें कि अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो मुल्क की बैकबोन में एक बहुत बड़ा खंजर था, जिसमें कि रशियन लॉबी और इंडियन लॉबी काम कर रही थी। और खुद मोदी ने 1-2 मरतबा, आपको याद होगा, पिछले दिनों बांग्लादेश में आकर इकरार किया कि उस तहरीक के पीछे हम थे। 1971 की बांग्लादेश की जो तहरीक थी आज़ादी की, उसमें हम थे। तो मकसद हमारे मुल्क के जो लीडर हैं, चाहे वो मुत्तहदा पाकिस्तान के थे या इस पाकिस्तान के, ये गैर मुल्की ताकतों के हाथों में उनके इशारों पर काम करते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट इस मरहले पे आगे मजबूर हो जाती है, तो उन पर जब दबाव पड़ता है बाहर का। अब आप देखें, ये पिछले दिनों जो सारा सिलसिला चला है इंडिया से मुज़ाकरात का, उसमें UAE और कुछ हमारे कुछ दोस्त मालिक हैं जिन्होंने इंटरफेयर करके इन्हें बैक चैनल डिप्लोमेसी पे कायल किया। और ये यहाँ तक हुआ कि तिजारत खोलने का ऐलान हो गया, जो वापस हो गया। तो अब ये तहरीक जहाँ तक PDM की है, PDM की तहरीक भी मैं ये समझता हूँ इंडिपेंडेंट तहरीक नहीं है, वो भी स्पॉन्सर्ड तहरीक है। उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, पर पर्दे में हैं या पर्दे के बाहर, ये तो आप समझ लें कि हैं। और इनको अलग करने वाले मायूसी होगी ख्वाजा साहब, अब तो उन लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा ना, चूंकि PDM तो बिल्कुल कमजोर हो गया। अगर कायम है तो कमजोर हो चुका PDM। आप यकीन करें कि पीपल्स पार्टी को PDM की जरूरत महसूस होगी, महसूस होने के साथ वो मुझे यकीन है तो उसको छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में पछतावा उठाना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो मेरा मकसद ये, KPK और पंजाब में वो PDM के सहारे चल सकती है, चलने के लिए उसके इरादे थे। यही वजह है कि वो परवेज इलाही या हमजा शहबाज पे हाथ रखना चाहते हैं कि वो आए और हम कोalition बनकर उनके साथ पंजाब में शामिल हो जाएं। अब मुझे बताएं कि आजम नजीर तारड़ को सेनेट की अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने वोट नहीं देना चाहा, और उसमें एक्सक्यूज ये लिया कि जी वो हमारे बेनजीर के कातिलों का केस लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, बेनजीर ने अपनी ईमेल में, आपको याद होगा, ईमेल में परवेज इलाही, इजाज शाह और 2-3 नामों का जिक्र किया था कि ये मुमकिन मेरे कातिलों में हो सकते हैं, कातिलों को सपोर्ट करने वाले। उसके बाद इन्होंने तो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया अपने दौर इख्तिदार में। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहाने होते हैं कि बिल्कुल 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 उनको वजीर-ए-आज़म, डिप्टी वजीर-ए-आज़म बनाया, और आज वो उन्हीं पर हाथ रख के कहते हैं कि उनको जनाब उनके जरिए जो है। और इसी तरह आप देखें कि वो जो पंजाब का बहाना लेते हैं, पंजाब में नून ने और काफ लीग ने बैठकर अपने सेनेटर बनवाए हैं, तो बाकायदा परवेज इलाही का बयान रिकॉर्ड पर है कि मैंने नवाज शरीफ से और जरदारी साहब से बात करके ये सारा काम किया। तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, तीनों जमातों से मिलकर उन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया, मैनेज किया। लेकिन ये तो दावा ये करते हैं कि हम लाइलम थे इससे, ये दावा करते हैं कि हम इससे लाइलम थे। परवेज इलाही का ये गलत कहते हैं सर। अगर ये लाइलम थे तो उस वक्त ऐलान करना चाहिए था ना इनको, इन्हें तो उस वक्त बगावत करनी चाहिए थी, जिस तरह के नून ने बगावत की है इनके खिलाफ। बात यह है कि ये सियासत में मुनाफकत का किरदार बहुत ज्यादा रहा है हमारे मुल्क में, कि वक्त पर कोई बात नहीं की जाती और 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद जो है बात निकाली जाती। तो मेरा अंदाजा ये है कि PDM का काम चलेगा अभी, और ये कुछ अरसा भी लिंगर ऑन करेंगे। अभी आप समझ लें कि सियासी तौर पर ये खामोशी जो है, बड़ी अहम बात है, आपने बड़ी अहम बात की है
कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को पीडीएम की जरूरत महसूस होगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अब मैं मोहम्मद अली खालिद साहब की जानिब आऊंगा। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि अभी रूस के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो भी मेरे ख्याल से जारी है, तो इस दौरे से के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर? जी मोहम्मद अली खालिद साहब। 9 साल के बाद जो है रूस के वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान आए हैं। ये बड़ा ही अहमियत का हामिल दौरा है। इस दौरे का मकसद जो है वो आलमी सियासत में तब्दीलियां हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान की अहमियत जाहिर होती है। इस दौरे से रूसी भी अफगानिस्तान के मसले में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आए जो जिनसे उनका मुफादात का टकराव ना हो। इसलिए रूस भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। फिर जो आलमी सियासत पे चीन और रूस के दरमियान बहुत बाहमी राब्ते हो गए हैं, इसकी वजह से भी रूस चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना गाजियाबाद का किरदार अदा करे। फिर पाकिस्तान इस वक्त जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बड़ा मजबूत नजर आ रहा है मुझे। हमारी मुल्क की जो जी फरमाइएगा। उसमें भी तब्दीलियां नजर आती हैं। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ भारत से भी बैकडोर डिप्लोमेसी राब्ते में है। जी फैसल, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि अभी हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुक पा रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग न रुकने की वजह से शायद हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और अभी 22 जून को जो FATF का इजलास होने जा रहा है, उसके लिए हमारे मुल्क में मॉनिटरिंग की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुक पा रही है। अगरचे फर्क पड़ा है काफी, और काफी हद तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी इसकी मजीद जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सोल्यूशन है सर? जी देखिए, जो अगर FATF के उसमें आप देखेंगे तो FATF के तनाजुर में जो हम अगर 2019 से देखें, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट 2018 में आई है, तो इनका जो इजलास हुआ था पहला, मेरा ख्याल है जनवरी या फरवरी में हुआ था 2019 में। और उस वक्त अगर आप देखें तो 27 जो पाकिस्तान को पॉइंट्स दिए गए थे, उस वक्त एक पॉइंट जो है उसके ऊपर उसको एड्रेस किया हुआ था पहले, और बाकी तमाम जो पॉइंट्स थे वो आउटस्टैंडिंग थे। अब देखें कि अब 2019 के बाद अब जो इजलास हुआ, पिछला इजलास हुआ, उसमें बकौल उनके भी एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थी पाकिस्तान की, जहां पे पहले सिर्फ एक पॉइंट एड्रेस हुआ था, और उसके बाद आपके 25 में से 24 पॉइंट जो है वो कंप्लीट उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, और सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पार्शियली एड्रेस हैं लेकिन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर आप उनका एजेंडे और उनके उसमें देखें तो उसमें देखेंगे कि 27 में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इनकम्प्लीट हो। जो 3 पॉइंट जिनकी बात की गई है जो इनकम्प्लीट हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पिछले 19 से जो है काफी ज्यादा इकदाम किए हैं, और उसमें उस तरीके से जो फ्लो ऑफ मनी जो बाहर जा रहा था, या जो गलत किस्म का मैं कहूँगा जो गलत तरीके से कमाया हुआ और जिसका कोई ट्रैक नहीं था, वो जो बाहर जा रहा था, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफी हद तक काबू पाया गया है। जिन पॉइंट्स को FATF ने उठाया है और जिन पॉइंट्स 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, वो उस फ्रेमवर्क की बात है जिस फ्रेमवर्क के तहत उस पूरे जो बेसिकली जो उसका वो है टेरर फाइनेंसिंग। तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, और उसके लिए जाहिर है हमारे पास हमें असेंबली से कुछ ना कुछ लॉज भी पास करने होंगे, क्योंकि हमें जो उनको दिखाना है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखानी, बल्कि हमें ये दिखाना है कि हमारे पास उसका फ्रेमवर्क क्या है, हम उसको कैसे रोकेंगे। अगर आप टेरर अच्छा, और उसके अंदर सबसे बड़ा एक जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शेल कंपनीज का। आपको मालूम है कि शेल कंपनीज जो बनाई गई, जो सारी दुनिया में यूज की जाती हैं, लेकिन तमाम जगहों पे जो यूज की जाती हैं वो हमेशा
गलत पैसे कमाए हुए को छुपाने को या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का जो पैसा होता है उसको छुपाने के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें वो नाम किसी और का इस्तेमाल करते हैं और उसके बेनिफिशियरी ओनर जो हैं वो कुछ और होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़े नाम आए थे वो नवाज शरीफ का नाम था, जिसकी वजह से सबसे बड़ा आपने देखा कि हमारे यहाँ जो शेल कंपनीज का और पूरा जो पनामा का जो एक स्कैंडल चला था वो इसी बेस के ऊपर चला था। इसी तरीके से जो इस वक्त बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स इसी फ्रेमवर्क के ऊपर है कि इसको कैसे रोका जाए। उसके अलावा इनके तकरीबन कोई 1300 के करीब इन्होंने इंडिविजुअल्स की लिस्ट दी हुई है, जो जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर ये कि जो लोग किसी न किसी तरीके से बकौल उनके उसमें टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व थे और उनके ऊपर पाकिस्तान कैसे पाबंदी लगाएगा। आपने देखा होगा कि काफी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और काफी लोगों के नाम भी उसमें ऐड किए गए हैं, लेकिन FATF की टीम के मुताबिक वो अभी भी कम है और जब तक उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा वो उस वक्त तक आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। लेकिन अगर उसको हम पॉजिटिव उस पर देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये सारे पॉइंट्स जो पिछले 24 पॉइंट्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए अगर ये ना करते तो कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट में मूव कर देते। और आपको पता है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्रेशर भी है, बहुत पूरा एक बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज हैं जो आपके खिलाफ वो देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग करके गया और ये 24 पॉइंट्स आपके कंप्लीट इंप्लीमेंट हुए, इसकी वजह से जाहिर है वो आपको ग्रे से ब्लैक में नहीं कर सके। अब रहा सवाल कि ग्रे की वजह से, लेकिन उसका हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर वो ग्रे में हम नहीं रहते तो हमारे यहाँ इतने शदीद तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई ये सब कुछ ना होता। तो ये इसका पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है जो हमें समझना चाहिए। अब रहा सवाल कि वो टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए ज़ाहिर है असेंबली में फ्रेमवर्क तैयार करना जरूरी है और उस पर मेरा ख्याल है कि ये लोग काम करेंगे और जून में देखें कि क्या होता है। अगर उस पर इन्होंने 50% भी काम कर दिया तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी। जी ख्वाजा साहब आप फरमाइएगा, 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, मैं अर्ज करूं जी, फैसल साहब की गुफ्तगू बड़ी जामे और कॉम्पैक्ट थी और उसमें मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। उनके सारे पॉइंट्स तकरीबन बहुत अच्छे उन्होंने वजाहत की है और यकीनन 2-3 पॉइंट्स जो रहते हैं वो जून की मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे। और पिछले दिनों मदरसों और जो मजहबी हमारे सेमिनरीज हैं उनके लिए भी कहा गया है, उनको कुछ चीजें मांगी गई हैं उनसे, लेकिन वो रिएक्शन तो कर रहे हैं आजकल काफी। और मजहबी जमातें और वो जो उनके मदरसों की तंजीम है, मदारिस जो है उनकी हनीफ जालंधरी साहब हैं और दूसरे तीसरे हैं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल हुकूमत उन्हें कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि ये मुल्की मफाद में है कि हम ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट हो जाएं, ब्लैक में ना जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर हम पर तो है नंबर 1। दूसरी बात ये है कि हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम ये हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो मेरा अपना यकीन है कि ये सब चीज यानी कि भी अब मुझे तो ये भी थोड़ा सा एक अंदाजा होता है कि ये जो PDM में तोड़फोड़ हुई है की जा रही है या पीपल पार्टी और ANC अब गवर्नमेंट से मुज़ाकरात का डोल डालने जा रही हैं, हो सकता है इसमें उनको इन्वॉल्व किया जा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर नवाज लीग पर भी शायद पड़ रहा है या पड़ जाएगा कि आप भी इस मामले में आ जाएं और पार्लियामेंट में बैठकर जो भी मामला हैं उनको तय करके FATF को कायल किया जाए, तसल्ली दी जाए। मेरा अपना अंदाजा ये है। बहुत शुक्रिया तो ये ख्वाजा भी साहब, पहलू हो सकता है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, फैसल साहब और जनाब मोहम्मद अली खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका।